गुड मॉर्निंग क्लास। वी वर डूइंग चैप्टर 15। ओके, चैप्टर 15 मैंने स्टार्ट किया था, बट एज यू नो दैट योर कोर्स हैज़ बीन चेंज्ड। ओके, सम पार्ट्स ऑफ द चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड। चैप्टर्स के कुछ पार्ट आपके डिलीट हो चुके हैं। तो चैप्टर 15 में से 15.3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का जितना भी पार्ट है वो पूरा डिलीट हो चुका है। ओके, अंडर डेवलप्ड इकनॉमी, डेवलपिंग इकनॉमी, एवरीथिंग हैज़ बीन डिलीटेड। चैप्टर हम 15th वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे 15.3 से। ओके, पेज नंबर 282। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्ट द मॉडल ऑफ अ मिक्स्ड इकनॉमी एंड द पॉलिसीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने मिक्स्ड इकनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया और एक प्लान डेवलपमेंट की पॉलिसी स्टार्ट की। कीपिंग पब्लिक सेक्टर एट इन्फ्लुएंशियल प्लेस, इट वाज मेड द मेजर ड्राइवर फॉर डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर को मेन इम्पोर्टेंस दी गई। ड्यूरिंग 1950 to 1990 so many laws were made for functioning and management of economy that the development process nearly came to halt। क्या करें, 1950 से 1990 तक बहुत सारे लॉ बनाए गए इकनॉमी को मैनेज करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट हैड टू स्पेंड अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ इट्स रिसोर्सेज ऑन डिफेंस एंड सोशल सेक्टर। इसके अलावा ओके, गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज को खर्च किया काफ़ी सारा ओके सोशल सेक्टर पे, डिफेंस के ऊपर। Many time foreign currency which was taken by the government from various international institution and other country was spent in insensible way। और तो हमारी कंट्री ने दूसरे देशों से ठीक है ना काफ़ी सारा मनी उधार लिया और उसको बिना सोचे समझे खर्च किया गया, वो भी बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट एरियाज़ के ऊपर। ओके, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंस था वो उसकी इनकम से ज़्यादा खर्चा होने लगा। सो इन ऑर्डर टू इनकर दीज एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू टेक लोन इन इंक्रीजिंग अमाउंट। अब इतना सारा खर्चा होने की वजह से गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा कि वो और ज़्यादा पैसा लोन लेने लगी। नो कॉन्क्रीट एफर्ट वॉज मेड टू कंट्रोल सच एक्सपेंसेस। और इन खर्चों को कंट्रोल करने के लिए कोई खास एफर्ट्स नहीं डाले गए। लैक ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन वॉज क्लियरली विटनेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई डिसिप्लिन नहीं था। ओके, अलॉन्ग विद दिस डिसिप्लिन इंडियन इकनॉमी वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेड डेफिसिट। Before 1990, no efforts were made to check increasing imports and export promotion। ओके, और तो और इंडियन इकनॉमी काफ़ी गिरती गई। ओके, कोई एफर्ट्स नहीं डाले गए कि इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। ओके, इसके लिए अब हम आगे देखेंगे ट्रेड डेफिसिट। एक्सेस ऑफ अ कंट्रीज इम्पोर्ट अपॉन इट्स एक्सपोर्ट इज द इकोनॉमिक मेजर ऑफ दैट इकनॉमी। क्या कह रहे हैं कि अगर किसी कंट्री का इम्पोर्ट बढ़ रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंट्री की इकनॉमी कैसी है। इंपोर्ट का मतलब माल ज़्यादा आ रहा है बजाय सेल करने के, जबकि सेल ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, और ख़रीदारी कम, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा था। दिस मेजर टेल्स अबाउट द एक्सेस वैल्यू ऑफ कंट्रीज इम्पोर्ट एज कम्पेयर टू इज एक्सपोर्ट। दिस इज़ अ मेजर ऑफ ट्रेड डेफिसिट ऑफ कंट्री। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री का बिजनेस कितना गिर रहा था। Industries were given unnecessary importance in the policies formed from 1950 to 1990। इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही थी ओके इन पॉलिसीज़ में। मिसमैनेजमेंट वॉज डन इन वेरियस फॉर्म्स एंड अदर डिसिप्लिन ऑफ द इकनॉमी। ओके, इकनॉमी की जो बहुत सारी फॉर्म्स थी वहाँ पे काफ़ी मिसमैनेजमेंट था, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा था। देयर वॉज लैक ऑफ टैक्टिस इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन में कोई स्ट्रैटेजी यूज़ में नहीं ली जा रही थी। The entire structure of the economy had become defective। ओके, इकनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर डिफेक्टिव हो गया। स्लो स्पीड ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी स्लो स्पीड से हो रहा था। ओके, एग्जेसिव पब्लिक स्पेंडिंग, ओके बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था। एंड अदर रीजन गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी वजह से इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ गई। रैपिडली इंक्रीजिंग प्राइजेज ऑफ कमोडिटीज डिसमेंटल द एंटायर इकनॉमी ऑफ कंट्री। लगातार प्राइस बढ़ने से कंट्री की इकनॉमी भी डिसमेंटल हो गई। ड्यू टू ऑल दीज रीजन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ इंडिया बिकेम अनफेवरेबल एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व बिकेम वेरी लेस। इस वजह से क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिल्कुल अनफेवरेबल हो गया। ओके, इन द बिगनिंग
of the 90s, India had foreign exchange reserves which would last for merely 2 weeks import. Balance of payment. Brief description of the entire transaction of one country with the rest of the world during a financial year is known as a balance of payment. ये आपको डेफिनेशन बताई गई है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. एंटायर ट्रांजेक्शन ऑफ वन कंट्री, एक कंट्री का पूरा ट्रांजेक्शन मनी का लेन देन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उसको पूरे के पूरे वर्ल्ड से कंपेयर किया जाता है कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितना हुआ है. इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है. In order to improve the condition of fiscal imbalance, defective structure of economy and problem of balance of payment, the government of India implemented economic reform in July 1991. अब इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जुलाई 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन जुलाई 1991 अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और हमारी कंट्री की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी. ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग द डिकेड ऑफ 1980. क्या कह रहे हैं, रिफॉर्म मतलब सुधार के काम तो 1980 में ही शुरू हो सके थे, शुरू हो चुके थे. बट दीज रिफॉर्म्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड विद एब्सोल्यूट इंक्लिनेशन. बट इन रिफॉर्म्स को, ये जो इम्प्रूवमेंट के काम हो रहे थे हमारी इकनॉमी में, इनको अभी इतने अच्छे से स्टार्ट नहीं किया गया था. सो द प्रॉब्लम बिकेम इंटेंस. तो प्रॉब्लम हमारी काफ़ी बड़ी हो गई. इन सच कंडीशन इन 1991 इंडिया रिक्वेस्टेड फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. इसलिए ऐसी कंडीशन में इंडिया ने रिक्वेस्ट किया कि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प मिले, मनी मिले. इंडिया की हमारे पूरे वर्ल्ड की जो 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे पैसे की डिमांड की गई. दीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड लोन्स टू इंडिया ऑन सर्टेन कंडीशन. अब कुछ कंडीशन के ऊपर इंडिया को लोन दे दिया गया. इंडिया फॉलो दीज कंडीशन. इंडिया ने इन कंडीशन को फॉलो भी किया और 1991 में हमारे यहाँ एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई. और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों इम्प्लीमेंट की गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में, क्यों इम्प्लीमेंट हुई, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, कि जो पुरानी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से, ठीक है ना, इंडिया के अंदर काफ़ी इम्बैलेंस हो गया था, ट्रेड डेफिसिट हो गया, फिस्कल अनडिसिप्लिन हो चुका था. तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई. अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेजर्स वर इम्प्लीमेंटेड फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब जो हमारी इकोनॉमी में रिफॉर्म सुधार हुए उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल हो, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें अडॉप्ट की गई. मेजर्स फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर शॉर्ट टर्म इन नेचर. थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लान बनाए गए. अंडर दिस मेजर टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इन्फ्लेशन वर इंक्लूडेड. और इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई की प्रॉब्लम. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वर लॉन्ग टर्म इन नेचर. क्या कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए चलते हैं. Their objective included reforms in economic structure and increasing the workability of the economy. Under these reforms, the government redefined its policy. इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को वापस रीडिफाइन किया. और कुछ न्यू पॉलिसीज़ बनाई गई. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इम्प्लीमेंटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये तीनों इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आप डिटेल में पढ़ने वाले हो. और अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में पूछा जाए कि मेनली क्या प्रोसेस रहा, तो इसमें ये 3 प्रोसेस को आप डिस्क्राइब करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लिबरलाइजेशन. इन इकोनॉमिक्स, लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग इकोनॉमिक पॉलिसी. लिबरलाइजेशन क्या है, इसमें हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया. रूल्स को, लॉ को, सबको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया. इन द डेवलपमेंट पॉलिसी अडॉप्टेड बिफोर 1990 द रोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज दैट ऑफ अ कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोड्यूसर. क्या कह रहे हैं, 1990 से पहले जो डेवलपमेंट पॉलिसी थी उसमें गवर्नमेंट इकोनॉमी को कंट्रोल कर रही थी. गवर्नमेंट का रोल क्या था, कंट्रोलर ऑफ इकोनॉमी और प्रोड्यूसर.
मैनी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस टू फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी सारे कंट्रोल लगा दिए, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस का मतलब पाबंदियाँ इकनॉमी पे लगा दी गई। These measures were taken by the government in 1991 in the new economic policy to eliminate unnecessary control and restriction। अब 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी उसमें ये सारे फालतू के कंट्रोल और पाबंदियों को हटा दिया गया और इसे ही हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। तो लिबरलाइजेशन क्या हुआ कि 1990 तक गवर्नमेंट ने जो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल्स इकनॉमी पे लगा रखे थे वो सारे के सारे एलिमिनेट कर दिए गए। अंडर दीज अ न्यू इकनॉमिक पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन जुलाई। एक नई इकनॉमिक पॉलिसी की अनाउंस हुई जुलाई 1991 में एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंसिव रिफॉर्म स्टार्टेड इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकनॉमी। ओके, और काफ़ी एक्सपेंसिव रिफॉर्म्स, सुधार हमारी इकनॉमी में शुरू किए गए। और ये जो रिफॉर्म्स है ये कहाँ कहाँ हुए, फाइनेंशियल सेक्टर में, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स सिस्टम एक्सेट्रा एंड सेवरल अननेसेसरी लॉ एंड कंट्रोल्स वर ओके एलिमिनेटेड। और काफ़ी सारे जो फालतू के लॉ थे, कंट्रोल थे, उनको एलिमिनेट कर दिया गया। इट मीन डिलीट, रिमूव कर दिया गया। तो एज अ रिजल्ट of the process of liberalization, Indian economy transformed from socialist mixed economy into capitalist mixed economy। अब लिबरलाइजेशन की वजह से हमारी जो कंट्री की इकनॉमी थी वो चेंज हो गई, सोशलिस्ट मिक्स्ड इकनॉमी से कैपिटलिस्ट मिक्स्ड इकनॉमी में। ओके, गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर था, ओके, वो जो बार बार प्राइवेट सेक्टर में जो इंटरफेयर कर रही थी वो कम हो गया। ओके, एंड द इंडियन इकनॉमी स्टार्टेड टू ट्रांसफॉर्म इनटू फ्री मार्केट। इंडियन इकनॉमी हमारी फ्री मार्केट हो गई, कैपिटलिस्ट इकनॉमी बन गई। स्ट्रक्चरल रिजिडनेस ऑफ द इकनॉमी एंडेड थ्रू लिबरलाइजेशन। स्ट्रक्चरल रिजिडनेस ऑफ द इकनॉमी एंडेड थ्रू लिबरलाइजेशन। रिजिडनेस का मतलब बहुत ही जो कठोरपन थी ना, बहुत ही जो रेस्ट्रिक्शंस, फालतू की पाबंदियाँ थी, वो सारी इसमें एंड हो गई। सो इट कैन बी सेड दैट लिबरलाइजेशन रिफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ, तो ठीक है, डेफिनेशन बताई जा रही है कि लिबरलाइजेशन क्या हुआ। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग गवर्नमेंट ऑब्स्टिकल्स इन इकोनॉमिक सेक्टर्स एंड पॉलिसी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन की एक्टिविटी को और ट्रेड को सिंप्लीफाई कर दिया गया। कैसे? गवर्नमेंट ऑब्स्टिकल, गवर्नमेंट ने जो पाबंदियाँ लगाई थी, ओके, उनको एलिमिनेट, उनको रिमूव कर दिया गया इकोनॉमिक सेक्टर्स से। So the so-called process of liberalization in India actually means implementing foreign applications without giving them a second thought। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लिबरलाइजेशन का प्रोसेस था, इससे एक्चुअली फॉरेन एप्लीकेशंस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया बिना सोचे समझे। फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ पे छूट दे दी गई बिजनेस करने की आराम से। ड्यू टू इट्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया रीच सच क्रॉस रोड फ्रॉम विच इट वॉज इम्पॉसिबल टू रिटर्न बैक टू एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वदेशी। और क्या कह रहे हैं, इसकी वजह से हमारी जो मिक्स्ड इकनॉमी हुई इंडिया की, वो इतनी आगे पहुंच गई कि वहाँ से वापस लौटना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। अब हम स्वदेशी का एक्चुअल मीनिंग नहीं जानते। ओके, कि सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट को यूज़ में लेना अब ये हमारे यहाँ पे इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि लिबरलाइजेशन प्रोसेस की वजह से बाहरी जितनी भी कंपनीज़ थी, फॉरेन कंपनीज़, उनको यहाँ पे आके बिजनेस करने की परमिशन मिल चुकी थी। इट मीन्स, ओके, द मीनिंग ऑफ स्वदेशी, इट मीन द कल्चर। लिबरलिस्ट कंट्रीज टुक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन। बाकी की कंट्रीज़ ने इस कंडीशन का फ़ायदा उठाया। एंड इंडिया इमर्ज्ड ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ न्यू रिसर्च लेबॉर्ट्री इन द नेम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म के नाम पे इंडिया एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बन गया, एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन गया, जहाँ दुनिया से सारी कंपनीज आके अपना लक ट्राई कर रही थी, यहाँ पे बिजनेस कर रही थी। और लार्ज पॉपुलेशन एंड इट्स केपेबल मिडिल क्लास इमर्ज्ड ऑन द रैडर ऑफ लिबरलिस्ट कंट्री। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट टू मूव अहेड on that path through which the earlier government had transformed the country into a market in name of globalization। ओके, अब फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया आगे बढ़ना, ओके, उस रास्ते पे जिससे हमारी पहली वाली गवर्नमेंट ने काम किया था,
जिसने कंट्री को चेंज किया, ओके, एक मार्केट में ग्लोबलाइजेशन के नाम पर। बट अब जिस रास्ते पे हम इतना आगे जा चुके थे, शायद वहाँ से वापस आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये लिबरलाइजेशन प्रोसेस एक तरह से ये था कि बाहरी जितनी भी कंपनीज थी, फॉरेन कंपनीज, ओके, उनके लिए इंडिया एक फ्री मार्केट बन गया, एक रिसर्च लेबॉर्टरी बन गया, ओके, इंडिया एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ पे सब आके अपना अपना बिजनेस कर रहे थे। नेक्स्ट प्रोसेस हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन, ओके। अब इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट सेक्टर कम, प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा हो जाएंगे। द प्रोसेस विच इंक्रीजेज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन इकनॉमी इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। कह रहे इकनॉमी में जिस प्रोसेस के थ्रू प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा हो गया गवर्नमेंट सेक्टर से कंपैरेटिवली, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अंडर दिस इंक्रीज अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द प्राइवेट सेक्टर एंड द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इज डिक्रीज। इसमें प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी मौके, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई और पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑल सच इकोनॉमिक पॉलिसीज आर इंक्लूडेड विच प्रमोट द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इस प्रोसेस में ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई जिससे प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन हो, वो ज़्यादा फैले। In traditional form, privatization refers to the process of giving away public or state property in the hand of private ownership or control। है कि ट्रेडिशनल फॉर्म में कहा जाए तो इसका मतलब ये है कि पब्लिक और जो स्टेट की प्रॉपर्टी थी वो प्राइवेट हाथों में सौंप दी गई, उसके ओनर अब ओके इंडिविजुअल्स बन गए, ओके, उसके ऊपर जो कंट्रोल था प्राइवेट सेक्टर का था। सिंस इंडिपेंडेंस टिल द 1990, इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज विच वर अडॉप्टेड वर रिजर्व ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। क्या कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए थी। एंड ऑब्टेनिंग लाइसेंस वॉज मेड अ रिक्विजिट फॉर इस्टेब्लिशमेंट एट वेरियस इंडस्ट्री। और अगर कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए लाइसेंस गेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एज अ रिजल्ट पब्लिक सेक्टर अननेसेसरली एक्सपेंडेड। इससे पब्लिक सेक्टर बिना मतलब में खूब बढ़ गया एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस सेक्टर बिकेम वेरी लेस। सेक्टर तो बढ़ा लेकिन इससे जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम था। मैनी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट हैड बिकम अ बर्डन ऑन गवर्नमेंट। और ये जो सेक्टर थे ये गवर्नमेंट पे सिर्फ बर्डन बन चुके थे। मैनी पब्लिक सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट had become a burden on government, ओके, पब्लिक सेक्टर बर्डन बन गए गवर्नमेंट पे। इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज ऑलमोस्ट अबॉलिश्ड। ये जो न्यू पॉलिसी आई 1991 में, ओके, ये जो लाइसेंस पॉलिसी थी इसको हटा दिया गया। ह्यूज डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज थी वो काफ़ी कम हो गई एंड ओपन न्यू डोर्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के नए रास्ते खुल गए। इन 1991 थ्रू प्राइवेटाइजेशन दो सेक्टर्स वर ऑल्सो ओपन विच वर अर्लियर बैन इन द प्राइवेट सेक्टर। इसमें पहले प्राइवेट सेक्टर में जो जो एरियाज बैन थे, जो जो सेक्टर, वो भी अब प्राइवेट सेक्टर में खोलने की परमिशन मिल गई। अंडर प्राइवेटाइजेशन डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डन इन गवर्नमेंट सेक्टर। इसमें डिसइन्वेस्टमेंट भी कहा गया, ओके। अब ये क्या है? दिस ऑल्सो अ मैथड ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन एक्चुअल फॉर्म, ओके। डेफिनेशन दी गई है डिसइन्वेस्टमेंट की, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लिक्विफाइंग ऑफ असेट बट इन जनरल फॉर्म। इट रिफर्स टू सेलिंग ऑफ स्टेट शेयर इन पब्लिक सेक्टर। इसमें जो स्टेट के शेयर्स हैं वो पब्लिक सेक्टर को सेल कर दिए जाते हैं। अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर, द गवर्नमेंट और स्टेट कैन सेल अ पार्ट ऑफ इट्स शेयर और इट्स एंटायर शेयर इन पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट और जो स्टेट है वो अपने कुछ शेयर या सारे के सारे जो शेयर है वो पब्लिक सेक्टर को सेल कर सकती है। फॉर प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1912। ये जो प्रोसेस था, ओके, ये 1991 और 2 में स्टार्ट किया गया। थ्रू प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट गॉट असिस्टेंस इन इस्टेब्लिशिंग फिजिकल डिसिप्लिन। इसके थ्रू गवर्नमेंट को थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन मैनेज करने में ईजी हुआ। ड्यू टू दिस कॉम्पिटिटिव पावर ऑफ द इकनॉमी वॉज इन्हेंस्ड। अब हमारी इकनॉमी की जो कॉम्पिटिटिव पावर थी वो बढ़ गई। अब ये 2 प्रोसेस हो चुके हैं आपका, लिबरलाइजेशन, ओके, और प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन में हमने ये पढ़ा कि
कि जो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन रेस्ट्रिक्शंस पाबंदियाँ थी ऑब्स्टिकल्स थे वो सब कुछ हटा दिए गए। ओके, और बहुत ही लीनियंट पॉलिसीज़ बना दी गई। और प्राइवेटाइजेशन में हमने ये पढ़ा कि जो पब्लिक सेक्टर था उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बना दिया। ओके, लाइसेंस की जो पॉलिसी थी वो ख़त्म कर दी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर इजीली इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर सके। ओके, और जो पब्लिक सेक्टर था स्टेट की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो शेयर थे वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकनॉमी विथ वर्ल्ड इकनॉमी। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री की इकनॉमी को वर्ल्ड की इकनॉमी से मिला दिया जाए। इट इज़ सच अ प्रोसेस थ्रू विच नेशनल इकनॉमीज एक्सपेंड आउट ऑफ देयर पॉलिटिकल बाउंड्री। इसका मतलब हमारी कंट्री की जो इकनॉमी है उसकी बाउंड्रीज ओके वो बाउंड्री से बाहर निकल के वर्ल्ड के अंदर फैले। इट इंक्रीजेस इकोनॉमिक ओपननेस एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस बिटवीन कंट्री। इससे दो कंट्रीज़ के बीच में डिपेंडेंस होगी, वो एक दूसरे से ट्रेड करेंगे, ओके बिजनेस करेंगे। फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। फ्रीली फ्लो का मतलब हमारी कंट्री के प्रोडक्ट और सर्विस और दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट और सर्विस एक दूसरे से बड़ी ईजीली एक्सचेंज होंगे। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, मनी इधर से उधर फ्रीली फ्लो होगी। एंड कंसोलिडेट फाइनेंशियल मार्केट। फ्री फ्लो ऑफ लेबर मतलब ह्यूमन बींग्स भी ओके काम करने के लिए इधर से उधर जा सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी, एक कंट्री की टेक्नोलॉजी दूसरी कंट्री अडॉप्ट कर सकती है। स्प्रेड ऑफ नॉलेज बिटवीन वेरियस नेशन इज इंक्लूडेड इन वेरियस डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यही ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस था जिसमें ये सारे की सारी टर्म्स यूज़ में ली गई। ओके, इसका मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस ट्रेड करने की ओके परमिशन मिल चुकी थी। हम दूसरी कंट्रीज से भी कर सकते थे और उन कंट्रीज़ को भी यहाँ पे करने की परमिशन फुली मिल गई। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड पुट वेरियस बैन्स ऑन फॉरेन ट्रेड। क्या करें, इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने फॉरेन ट्रेड पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैन लगा दिया था। क्यों लगाया था ये आपको पता है? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बिजनेस के नाम पे जो हमारी कंट्री के साथ किया था ओके कंट्री को पूरा लूट लिया था और बाद में इसके ऊपर अधिकार कर लिया, रूल करने लगी। तो इसी से डर के इंडिया ने पहले फॉरेन ट्रेड मीन्स फॉरेन बिजनेस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैन लगा दिया। दिस वॉज कंसिडर इसेंशियल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। और ये ज़रूरी भी था ताकि हमारी कंट्री की जो प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे फॉरेन कॉम्पिटिशन से। बट 1991 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया दैट द टाइम हैज़ कम कि वो समय आ चुका है when the Indian producers should compete with world players। जब हमारे इंडिया के प्रोड्यूसर्स को वर्ल्ड के प्लेयर्स से कंपटीशन करना चाहिए। इट वॉज बिलीव दैट वर्केबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स विल बी इन्हांस थ्रू कॉम्पिटिशन। फिर ये सोचा गया ओके कि जब आपस में कॉम्पिटिशन होगा तो हमारी इंडस्ट्रीज़ की वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी और चीज़ों की क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। In the process of globalization, ban from foreign trade and foreign investment were removed to a large extent। ओके, और इस ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, फॉरेन बिजनेस फॉरेन ट्रेड से फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जो बैन थे वो काफ़ी हद तक हटा दिए गए। ट्रेड ऑब्स्टिकल्स वर रिमूव्ड। ओके, जो फालतू की पाबंदियाँ थी वो हटा दी गई। इम्पोर्ट वर फैसिलिटेड। ओके, हम दूसरी देशों से बड़ी ईजिली ओके बिजनेस कर रहे थे, उनसे सामान मंगवा रहे थे। Barring a few items, most of the items have been allowed for free trade। कुछ आइटम्स के अलावा मोस्टली जो आइटम्स थे ओके उनका फ्री ट्रेड फ्री बिजनेस होने लगा। मल्टीनेशनल कंपनीज आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इस प्रोसेस में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनी इज़ वन which control and has ownership upon production in more than one country। मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? इज़ वन विच कंट्रोल एंड ओनरशिप अपॉन प्रोड्यूसिंग इन मोर देन वन कंट्री। जो एक से ज़्यादा देशों के अंदर प्रोडक्शन कर रही है ओके एक से ज़्यादा देशों की कंपनीज़ के ऊपर उनका अधिकार है और उन कंपनीज़ को वो कंट्रोल भी करती है। Nowadays, exchange of investment in service and technology is taking place between various country। और आज देश में ओके सर्विस और टेक्नोलॉजी का काफ़ी एक्सचेंज हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अ रैपिड पेस टू ग्लोबलाइजेशन। और क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी
डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अ रैपिड प्लेस टू ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि इंटरनेट, सोशल मीडिया, कंप्यूटर्स, ठीक है ना, ये सब कुछ इतना बढ़ चुका था कि इससे ग्लोबलाइजेशन को एक बहुत ही रैपिड पेस, मतलब क्विक स्पीड से बहुत फास्टली ये सारा काम होने लगा। दिस हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेड ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसेज इन वेरियस कंट्री। इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ओके, कि कंट्रीज़ के बीच में सर्विसेज और प्रोडक्शन फैलने लगा। एक कंट्री का जो बिज़नेस था, जो इकनॉमी थी, वो दूसरी कंट्री से अटैच हो गई, ओके। दूसरी कंट्री से जो बिज़नेस था, ट्रेड था, भले वो सर्विसेज का हो चाहे प्रोडक्शन का हो, वो बहुत ईजीली होने लगा। विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया हैज़ ऑल्सो ऑब्टेन द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से इंडिया को काफ़ी फ़ायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन से। बाय सीलिंग इट्स सर्विस इन इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंडिया क्या करने लगा, अपनी सर्विस को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने लगा। द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ इम्प्रूव द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एंटायर वर्ल्ड। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट हैज़ मेड दैम मोर फंक्शनल। रिसोर्सेज इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, अब रिसोर्सेज ज़्यादा फंक्शनल हो गए, ज़्यादा काम में आने लगे, पूरा वर्ल्ड उन्हें यूज़ में लेने लगा। प्रोडक्शन कॉस्ट हैव डिक्लाइंड, ओके, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट थी, जो पैसा, वो कम हो गया। एंड बाय दिस द क्वालिटी ऑफ गुड्स हैज़ बीन इन्हेंस, इससे चीज़ों की क्वालिटी भी बढ़ गई, क्योंकि एक तरह से कंपटीशन हो गया पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, ओके, इन इम्प्लीमेंटेड दिस प्रॉफिटेबल प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मेकिंग इट सक्सेस। ओके, उन्होंने इस प्रोसेस को एक सक्सेस बनाया और इसे प्रॉफिटेबल किया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 1995। कह है कि ये WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जनवरी 1995 को इस्टेब्लिश किया गया। इट परफॉर्म्स द वर्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन नेशन। इसका काम क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़, बिजनेस के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो पॉलिसीज़ है वो बनाने का काम, प्लस जो कंट्री है उसके दूसरे कंट्रीज़ के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठाना, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया। इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, ओके, और ट्रेड के जो अग्रीमेंट थे, जो संधि समझौते थे, उनको भी कंट्रोल करती, उनको इम्प्लीमेंट करती थी। कौन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड अ सूटेबल फॉरम फॉर अग्रीमेंट एंड डिस्कशन टू इट्स मेंबर नेशन। इसने एक बहुत ही सूटेबल फॉरम प्रोवाइड करवाया अग्रीमेंट के लिए, ओके, और जो मेंबर नेशन थे, एक दूसरे से ट्रेड कर रहे थे, उनके बीच में डिस्कशन क्या किस तरीके का हो, कैसे वो वर्क करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू प्रोवाइड करवाई गई। इट ऑल्सो सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन वेरियस नेशन, ओके, और अलग अलग कंट्री, ओके, कंट्रीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट्स थे, मतलब अगर डिसएग्रीमेंट, कुछ ना कुछ बहसबाजी थी, तो उन इश्यूज़ को भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सेटल किया, ओके। कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन है बिजनेस से लेके, उन सबको सॉल्व करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया गया। क्लास नेक्स्ट में हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी स्किल डेवलपमेंट, ओके। मैं बता चुकी हूँ इसके पहले का जितना भी चैप्टर है वो आपका डिलीट हो चुका है। आपको सिर्फ चैप्टर 15 यहाँ से स्टार्ट करना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों को हम पढ़ चुके हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इन प्रोसेस को पढ़ना, और क्यों इनको अडॉप्ट किया गया था वो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1990 तक, 50 से लेके 19 तक की जो हमारी इकनॉमी पॉलिसीज़ थी, उससे हमारी कंट्री की इकनॉमी को काफ़ी नुकसान नहीं, बट कंट्री की इकनॉमी, ठीक है ना, बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गई। हमें, ओके, जो इंस्टीट्यूशन थे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उनसे हमें लोन लेना पड़ रहा था, हमारा एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट हो गया था। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए 1991 जुलाई के अंदर जो न्यू इकनॉमिक पॉलिसी बनी, उसमें इन तीनों प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया।
लिबरलाइजेशन में सारी रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ हटा दी गई। प्राइवेटाइजेशन में पब्लिक सेक्टर को कम करके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया। एंड ग्लोबलाइजेशन में ओके, बाहर की जो कंपनियां थी उनको आके यहाँ पे बिजनेस करने की छूट दे दी गई। ओके, और इजीली सारी कंट्रीज़ के बीच में बिजनेस होने लगा। थैंक यू।